नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग अभी खत्म नहीं होने वाली। ईरान ने तो ये पहले ही साफ कर दिया है और अब दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में हुए समझौते की डेडलाइन भी खत्म हो गई है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस्लामाबाद समझौता आगे न बढ़ने पर अमेरिका और ईरान के बीच क्या दोबारा जंग छिड़ेगी, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच ईरान ने खाड़ी देशों के शाही परिवारों को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भयंकर तबाही की आशंका जताई जा रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका जंग में खाड़ी देश भी होंगे शामिल? क्या एक बार फिर पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने वाले हैं? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा अमेरिका, उधर इजरायल ने बरसाए बम। रक्षा मंत्री बेन ग्वीर ने कहा हर रात 30 से 40 लोगों को मारना चाहिए, भड़के मुस्लिम देश। कोरियाई देशों में बढ़ा तनाव, दक्षिण कोरिया की सीमा में घुसे उत्तर कोरिया के सैनिक। अमेरिका ने भी सियोल से बनाई दूरी, उत्तर कोरिया को बताया दोस्त। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, मॉस्को को निशाना बनाकर रात भर में दागे 822 ड्रोन, 7 की मौत। रूस ने भी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के होम टाउन को बनाया निशाना। और चलते चलते में देखेंगे अब हवा से निकलेगा पानी, वैज्ञानिकों ने ढूंढा बिना नल और कुएं के पानी बनाने का अनोखा फॉर्मूला। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में घिरी पाकिस्तानी सेना, बीएलए ने 8 दिनों में 22 हमले करने का किया दावा, कहा 26 पाकिस्तानी जवानों को मारा। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को दी लास्ट वार्निंग, कहा भीख मांगने या इस तरह की किसी भी गतिविधि में ना हो शामिल, सऊदी अरब में ये कानूनन अपराध। बहुत शानदार फैसला, मक्का रक्षा समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई खुशी, तुर्की पाकिस्तान सऊदी की थपथपाई पीठ। तारिक रहमान जल्द आएंगे भारत, भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी का बांग्लादेशी पीएम के दौरे पर बड़ा बयान। पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर दोनों देशों में तनाव। तो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में जो 60 दिन का समझौता हुआ था, जिसके तहत पहले चरण में युद्ध विराम की बुनियाद रखी गई और दूसरे चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक समझौते तक पहुंचने की बात कही जा रही थी। इस डील को पश्चिम एशिया में शांति लाने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा था। अब उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन यह समझौता आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों देश पहले चरण की ही शर्तों का पालन करने में फेल हो गए हैं। ना तो अमेरिका और ईरान में टकराव खत्म हो रहा है और ना ही हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित हो पा रही है, बल्कि अब जिस तरह ईरान ने सऊदी, यूएई और बहरीन के शाही परिवारों को निशाना बनाने की धमकी दी है, उसके बाद इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल ईरानी सांसद अमीर हुसैन साबेती ने सरकार से मांग की है कि अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों के शासकों को भी संभावित निशाने की सूची में रखा जाए। ईरान में जिन परिवारों को लेकर बात हो रही है, उनमें सऊदी अरब का अल सऊद, यूएई का अल नाहयान और बहरीन का अल खलीफा शाही परिवार शामिल है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई के दौरान अरब देशों की सुविधाओं का इस्तेमाल किया है। ऐसे में ईरान के कुछ नेता मानते हैं कि सिर्फ अमेरिका को जिम्मेदार ठहराना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर अब खाड़ी देशों के इन परिवारों को निशाना बनाया जाता है तो ये पश्चिम एशिया में बड़ी तबाही ला सकता है। अभी तक ईरान की तरफ से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ही हमला किया गया है, लेकिन अब अगर वो अपनी नीति बदलता है और सीधा खाड़ी देशों पर हमला करता है तो ये तय है कि खाड़ी देश भी पलटवार करेंगे, यानी पूरा क्षेत्र ही भीषण जंग की चपेट में आ जाएगा। ईरानी सांसद का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पहले ही अमेरिका के खिलाफ खाड़ी देशों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उनका मानना है कि अमेरिका ने उन्हें एक बेवजह की जंग में घसीट लिया है और अब ईरान का ये रुख उनके गुस्से को और भड़का सकता है। लेकिन ईरान के ये आक्रामक तेवर केवल अमेरिका की मदद करने वाले खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके निशाने पर अमेरिकी सैनिक भी हैं, जिसे देखते हुए दोनों देशों में जमीनी अभियान छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। दरअसल ईरानी सेना ने देश की जनता को अमेरिकी सैनिकों को मारने पर इनाम देने का ऐलान किया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा कि जो कोई भी हमलावर अमेरिकी सैनिक को मारता है या उसको पकड़कर सेना को सौंपता है, उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना से $30,000 या 5 अरब टोमन के बराबर इनाम मिलेगा। जो साहसी ईरानी महिलाएं ऐसा काम करेंगी, उन्हें दोगुना इनाम मिलेगा।
अमेरिकी सैनिक को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को 2 गुनी कीमत पर खरीदा जाएगा और उस व्यक्ति को नया हथियार दिया जाएगा। उस व्यक्ति के हथियार को एक खास म्यूजियम में रखा जाएगा। अमेरिकी सैनिक अगर हमारी जमीन पर पैर रखेगा तो उसका बुरा हश्र होगा। उनके इस बयान को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका का ईरान में जमीनी हमला करने का कोई सीक्रेट प्लान है जिसके लिए हातमी ने देश को यह संदेश दिया है। बहरहाल, जिस तरह ईरान अमेरिका को धमका रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी उसने अपना दबदबा कायम किया हुआ है, उसे देखते हुए फिलहाल इस जंग में अमेरिका कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस जंग में जीत का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की तरफ से शुरू की गई इस कायरतापूर्ण जंग में बड़ी जीत हासिल की है। यह जीत सैन्य और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर दर्ज की गई है। दुश्मनों ने युद्ध की शुरुआत में जो लक्ष्य तय किए गए थे वे उनमें पूरी तरह नाकाम रहे। ईरान ने अपनी शर्तों पर कूटनीतिक रूप से अपनी बात मनवाई है। ईरान अमेरिका पर हमले की भी धमकी दे रहा है, साथ ही अपनी जीत का दावा भी कर रहा है। लेकिन जिस तरह इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में शांति आ पाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे फलस्तीन की। तो इजराइल और फलस्तीन के बीच लंबे वक्त से टकराव चल रहा है। पिछले 2.5 साल से ज्यादा वक्त से इजराइल गजा पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायली हमले में गजा में 70,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली हमले में गजा खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन नेतन्याहू यहीं तक रुकने को तैयार नहीं दिख रहे, बल्कि वो पूरे गजा पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं। इस बीच इजराइल ने एक बार फिर गजा पर एयर स्ट्राइक की है। फलस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह हमला खान यूनिस इलाके में स्थित एक टेंट पर हुआ। अचानक हुए इस हमले की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। इन घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। इजराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि उसने गजा में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए यह हमला किया है। लेकिन हमले में किस आतंकी को टारगेट किया गया, इस बारे में इजराइल कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। वहीं नेतन्याहू के करीबी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने तो यहां तक कह दिया कि इजरायली सेना को गजा में हर दिन 30 से 40 लोगों की जान लेनी चाहिए, जिससे पूरा गजा कुछ समय बाद खाली हो जाए और इजराइल उस पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। लेकिन इजराइल के लिए गजा पर कब्जा करना आसान होने वाला नहीं है। इस बीच हमास के साथ डील के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर को मिस्र भेजा है, जहां उनकी हमास नेता खलील अल हय्या के साथ बैठक भी हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में मिस्र, कतर और तुर्की के अधिकारी भी शामिल रहे। इन देशों की मध्यस्थता में यह बैठक हुई है और बातचीत का मुख्य मुद्दा गजा में सीजफायर और ट्रंप प्रशासन की तरफ से तैयार किए जा रहे शांति रोड मैप को आगे बढ़ाना रहा। बैठक में कुशनर ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए कहा कि गजा की जमीन से किसी को नहीं हटाया जाएगा। लोगों को हटाने वाली किसी भी योजना का अमेरिका समर्थन नहीं करेगा। बैठक में तय किया गया कि गजा का प्रशासन चलाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें हमास को जगह नहीं दी जाएगी। बैठक में हमास नेताओं ने भी कहा कि वो गजा की शासन व्यवस्था फलस्तीनी तकनीकी सरकार को सौंपने के लिए तैयार है। वो हथियार भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन इजराइल को भी अपने हिस्से के कदम उठाने होंगे, यानी इजराइल को गजा से अपनी सेना वापस बुलानी होगी। और नेतन्याहू फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे। अब नेतन्याहू को मनाने के लिए कुशनर इजराइल पहुंचे हैं। इजरायली पीएम के साथ उनकी कुछ देर बाद बैठक होने वाली है, लेकिन कुशनर के लिए नेतन्याहू को मनाना आसान नहीं होने वाला। नेतन्याहू पहले ही ट्रंप की गजा योजना पर सवाल उठा चुके हैं, जबकि इसके समर्थन में 40 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। मिस्र, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत 9 देशों ने ट्रंप के गजा प्लान को ठुकराने पर इजराइल की भी कड़ी निंदा की है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि इजराइल का यह कदम गजा युद्ध को खत्म करने की कोशिशों को कमजोर कर सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे कोरियाई देशों के बीच बढ़ते तनाव की। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में एक बार फिर संघर्ष छिड़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर झड़प की घटना सामने आई है। उत्तर कोरियाई सेना दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में घुस गई, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि पिछले हफ्ते जब उत्तर कोरियाई सैनिकों ने दोनों देशों के बीच की सैन्य सीमा रेखा का उल्लंघन किया तो चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद वे वापस लौट गए। हमारी सेना उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। दरअसल MDL यानी मिलिट्री डिमार्केशन लाइन
दोनों देशों को अलग करने वाले असैन्यीकृत क्षेत्र के बीच से गुजरती है। यह सीमा 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के बाद स्थापित युद्ध विराम व्यवस्था का हिस्सा है। और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच अब तक औपचारिक शांति संधि नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा युद्ध भड़कने का खतरा अब भी बरकरार है। और जिस तरह उत्तर कोरिया अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है, समय समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करता रहता है, उसने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैन्य अभ्यासों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और यही नहीं, उसकी तरफ से दक्षिण कोरिया के हालिया शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया, जिसके तहत शांति संधि लागू करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में इस क्षेत्र में अब कभी भी टकराव शुरू होने की आशंका बनी हुई है। लेकिन अब अगर उत्तर कोरिया ने मोर्चा खोला तो दक्षिण कोरिया के लिए जंग के मैदान में टिके रहना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसे अमेरिका से मदद मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया को लेकर अपनी नीतियों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले सैन्य अभ्यासों में कटौती करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने अपने इस फैसले की वजह उत्तर कोरिया के साथ अच्छे रिश्तों को बताया है, लेकिन उन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से साउथ कोरिया के इनकार का भी जिक्र किया है, जिससे उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया को गलत और दुश्मनी वाला संदेश देते हैं। इन अभ्यासों पर अमेरिका का काफी पैसा खर्च होता है। हालांकि अब अभ्यास को पूरी तरह रद्द करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि अमेरिका पहले इसमें शामिल होने के लिए राजी हुआ था। ट्रंप का यह फैसला अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास के शुरू होने से ठीक पहले आया है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज 17 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगी, लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि अब उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया को अमेरिका की पहले जैसी मदद नहीं मिलने वाली। ऐसे में अगर दोनों देशों में जंग छिड़ती है तो इस बार दक्षिण कोरिया के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर बड़े हमलों की। तो रूस और यूक्रेन में पिछले कई सालों से जंग छिड़ी हुई है और अब यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप लेती जा रही है। यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और यह जंग शुरू होने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रूस के 17 इलाकों में सैकड़ों लंबी दूरी के ड्रोनों से यूक्रेन की तरफ से बड़ा हवाई हमला किया गया। यूक्रेन ने मॉस्को को निशाना बनाकर रात भर में 822 ड्रोन दागे और इसकी जानकारी रूस की तरफ से भी दी गई। इस हमले में रूस में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई। कम से कम इस साल का इसे यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की तरफ से दागे गए 822 ड्रोन को रोकने का दावा किया है। रूस ने रात भर में 822 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि रूस की राजधानी की तरफ बढ़ते हुए करीब 600 ड्रोन का पता चला। मॉस्को क्षेत्र में एक घर पर यूक्रेनी ड्रोन गिरने से 83 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। पोदोल्स्क शहर में वाइल्ड बेरीज के गोदाम में भी आग लगी है। दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र में 5 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों में मॉस्को के पास रूसी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आग लग गई। इमारत का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। सामने आई तस्वीरों में आसमान में दूर दूर तक काला धुआं उठता नजर आया। बता दें कि यूक्रेन की आर्मी ने इस साल रूस पर अपने हमले पहले से भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की तरफ से रूस के मिलिट्री उद्योगों और एनर्जी सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के इन हमलों का मकसद रूस को कमजोर करना है, लेकिन रूस अब यूक्रेन के इस कदम पर भड़क उठा। उसने भी जबरदस्त पलटवार किया है। रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के होम टाउन को ही निशाने पर ले लिया। रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी रिह स्थित देश के सबसे बड़े आर्सेलर मित्तल स्टील प्लांट पर मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 2 लोगों की जान चली गई और 14 लोग घायल हो गए। रूस ने क्रीवी रिह के अलावा यूक्रेन के क्रेमेंचुक और सूमी शहरों पर भी भारी बमबारी की। इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पिछले एक हफ्ते में 1550 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन, करीब 1560 गाइडेड हवाई बम और 62 मिसाइलें दागी हैं। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मुहैया कराने की भी अपील की। तो साफ है कि अब रूस से पंगा लेना यूक्रेन को बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। उसे मदद की गुहार लगानी पड़ रही है।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक नए सोर्स ऑफ वाटर की, यानी नए पानी के स्रोत की। तो अभी तक इंसानों के लिए पानी के मुख्य स्रोत क्या थे? रेन वाटर, कुआं, नदियां, झीलें और तालाब। लेकिन जरा सोचिए कि आपको पानी अपने आसपास चलने वाली हवा से ही मिल जाए तो। आज ऐसा सोचना भले ही बेतुका या नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन भविष्य में ये कल्पना हकीकत में बदल सकती है और वैज्ञानिकों ने इसे सच करने की दिशा में बड़ा कदम भी उठाया है। दरअसल हवा में हमेशा ही कुछ मात्रा में नमी मौजूद रहती है। मौसम सूखा हो तब भी हवा में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं। ऐसे में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का हाइड्रोजेल तैयार किया है जो हवा में मौजूद नमी को सोखता है और फिर उसे पानी में बदल देता है। वैज्ञानिकों ने सेल्यूलोज, स्टार्च और काइटोसिन जैसे प्राकृतिक पदार्थों में कुछ बदलाव किए और इसके बाद तैयार हुआ हाइड्रोजेल हवा से पानी के कणों को अपनी तरफ खींच लेता है और जब इसे हल्की गर्मी दी जाती है तो ये हाइड्रोजेल अपने अंदर जमा पानी को बाहर निकाल देता है, यानी हवा की नमी को पानी में बदला जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 60 डिग्री सेल्सियस की गर्मी देने पर हाइड्रोजेल अपने अंदर सोखे गए पानी का करीब 95% हिस्सा बाहर निकाल सकता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम ऊर्जा की जरूरत है, जबकि हवा से पानी बनाने वाली कई पुरानी तकनीकों में ज्यादा बिजली और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस तकनीक के लिए महंगे और खास केमिकल की भी जरूरत नहीं पड़ती। सेल्यूलोज और स्टार्च जैसी चीजें पेड़ पौधों पर और खाने के कचरे में आसानी से मिल जाती हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा उन जगहों पर हो सकता है जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, जैसे रेगिस्तान, दूर दराज के गांव। भविष्य में इस पानी का इस्तेमाल पीने के अलावा खेती और दूसरे जरूरी कामों में भी किया जा सकेगा। हालांकि इस तकनीक को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने में अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे अलग अलग मौसम में ये कितनी अच्छी तरह काम करेगा, मटेरियल कितने वक्त तक चलेगा और इसे कम कीमत पर बड़े पैमाने में कैसे बनाया जा सकेगा। इन सवालों को लेकर अभी काम किया जा रहा है। अगर वैज्ञानिक इन चुनौतियों को हल करने में सफल होते हैं तो आने वाले समय में पानी बनाने का तरीका भी काफी बदल सकता है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।